हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपके सारी मनोकामना पूर्ण करें। और दोस्तों, आज यूटेरिया का मैं आप लोगों के लिए BSSC प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था कि सर आप जैसे जीके का आंसर बताते हैं उसी तरीके से अगर मैथ और रीजनिंग का भी आंसर कम से कम बता दें तो हम खुद से टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी कि आंसर मिलाने के लिए हम आज आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का भी आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके उसको सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। कितना FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है 83.57 जो है सो बिलियन डॉलर जो है सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वेश्चन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया जा रहा है। और दोस्तों, चिनाब नदी जो है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि लोकतंत्र भारत में कितना अच्छा है, क्या है, इस पर एक सूचकांक होता है। इसमें स्थान प्राप्त हुआ है भारत का 46वां स्थान। ठीक है, 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर नॉर्वे है। दूसरा स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड है। और तीसरा स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में स्थान है 46वां। पहला स्थान पर नॉर्वे, दूसरा पर न्यूजीलैंड, तीसरा पर फिनलैंड है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का जो विश्व में स्थान है वो है तीसरा। तो आप सोचेंगे कि पहला और दूसरा किसका स्थान है? तो पहला जो स्थान है विद्युत उत्पादन में वो स्थान है अमेरिका का, और दूसरा किसका है? चीन का। पहला USA का और दूसरा चाइना का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संगीता सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और CBDT का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। CBDT का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? यानी कि क्रिकेट विश्व कप जो होता है कितने साल पर होता है? 4 साल पे होता है। और 6 विश्व कप क्रिकेट यानी 24 साल तक लगातार खेलने वाली जो पहली महिला बन गई है वो कौन बन गई है? तो मिताली राज। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। उन्होंने 2000 में कब भाग लिया था? 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में, उसके बाद 2017 में और 2022 में इन्होंने क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है, और लीची और मखाना उत्पादन में पहला है। क्या क्या उत्पादन में? लीची और मखाना। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान कैसा है? पहला है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट
किसने प्रकाशित किया है? तो ये प्रकाशित किया गया है UNFPA के द्वारा। UNFPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल। आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो वायुयान में जितना बल लगेगा उतना ही बल वायुयान के द्वारा पक्षी पर लगाया जाएगा, यानी कि बराबर बल का अनुभव पक्षी भी करेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग कितना है? 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जो संवेग होता है P बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है M गुना V। तो यहाँ पर M कितना दिया हुआ है? 400 किलोग्राम। तो 400 किलोग्राम को 400 लिखेंगे और गुना V कितना है? 0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे दोनों को, देखिए ये हो जाएगा 25 चौका 100, 100 पर 4 को 0, सॉरी 100 पर 2 0, यानी कि हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी कि जड़त्व का क्या मतलब होता है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व जो है दोस्तों वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है? किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें आयास और आलंब एवं भार के बीच में होता है। जिसमें आयास जो होता है आलंब और भार के बीच में होता है, उसका जो यांत्रिक लाभ हमेशा जो है सो 1 से कम होता है, हमेशा उसका यांत्रिक लाभ निगेटिव में होता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? आपको तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि आप इसको जो क्वांटम सिद्धांत है उसको पढ़ते ही है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यानी मैक्स प्लांक ने उसका प्रतिपादन किया था। और मैक्स प्लांक था कहाँ का? तो ये था जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का था मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा। ठीक है, चालक में विद्युत चालन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, लेकिन अर्धचालक कह रहा है यहाँ पर, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती? देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है उसको एक को ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक को अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्ट बढ़ता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्ट घटता है। वोल्ट बढ़ेगा घटेगा धारा पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है। अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास आ रही है सप्लाई की, तो 50 हर्ट्ज ही रहेगी, चाहे आप कितना भी वोल्टेज क्यों ना बढ़ा दें। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर जो तेल की पतली परत है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण, प्रकाश की घटना है व्यतिकरण, उसके कारण जल सतह पर जो तेल है वो रंगीन दिखाई देती है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलती है? टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथि से निकलती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर देखिए आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा
डी नंबर ऑप्शन। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, गलत है। सभी शरीर ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। आपका राइट आंसर, विषाणु में ये तीनों उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? डीएनए, आरएनए की मौजूदगी होती है विषाणु में। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है विषाणु, और स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति की मौजूदगी इसमें नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? ट्रेकोमा आपको पता होगा कि नेत्र रोग है, ये तो 100% पता होगा, लेकिन ये होता किसके द्वारा है? तो ट्रेकोमा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? निम्न में से कौन एक सही कथन नहीं है? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि पपीते का पीला रंग जो है सोलेनिन के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो पपीते का जो पीला रंग है वो कैरिकाजेंथीन, क्या नाम होगा? कैरिकाजेंथीन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी तीनों जो है सही है। ठीक है, इसके लिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? तो एपी कल्चर जो है सो मधुमक्खी पालन, ठीक है, यानी कि ये भी सही है। पोमोलॉजी फलों की खेती, ये भी सही है। जेरोटोलॉजी जो है वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी सही है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषवाह यानी कि फ्लोएम जो है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के संबंध में, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनते हैं, जो भोजन बनते हैं पौधे के लिए, उसको पूरे पेड़ पौधे के हर एक अंग में पहुंचाना किसका काम है? फ्लोएम का काम है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड किस बिंदु पर संलग्न होते हैं? उस बिंदु को नाम क्या है? क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। ठीक है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उस ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गर्भनाल। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स किस संस्था से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और इसी से संबंधित है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। ठीक है, तारापोर समिति का संबंध किससे है? कौन सी समिति? तारापोर समिति। तो तारापोर की समिति के संबंध है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। ठीक है, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RN मल्होत्रा समिति। RN मल्होत्रा समिति 1933-34। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसको क्या बोलते हैं? IRDA, IRDA, IRDA। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। IRDA की जो स्थापना हुई थी RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, और इसका पूर्ण रूप जो है वो क्या है? समिति भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है?
मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से जो इसकी समिति का संबंध है तो वाई वी रेड्डी समिति। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है तो 2000 में लागू किया गया था। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितना किलो अनाज दिया जाता है? तो 35 किलो जो है सो अनाज प्रत्येक परिवार को दिया जाता है। अब देखिए मैं रीजनिंग का आंसर आपको बताते जाऊंगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का डी, 36 का ए, 37 का आपका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा ए, 38 का बी। आप लोग बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा, ठीक है। 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 40 का सी, 41 का ए, 42 का सी। अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आप वीडियो को स्किप कीजिए, आगे बढ़ा लीजिए और जिनको आंसर मिलाना है वो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। 43 का डी, 44 का डी, 45 का सी, 46 का ए, 47 सी, 48 सी, 49 सी, 50 डी, 51 सी, 52 ए, 51 सी, 52 ए, 53 ए, 54 सी, 53 ए और 54 सी, 55 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। 56 का सी, 57 बी, 58 बी, 56 बी, 56 सी, सॉरी यहाँ पे 56 सी हो जाएगा। 56 का आप लोग सी कर लीजिएगा। 57 का बी, 58 का बी, 57 का बी, 58 का बी। 59 का क्या हो जाएगा? सी। 60 का सी, 61 का सी, 62 का डी, 63 का डी, 64 का बी, 62 का डी, 63 का डी, 64 का बी। ठीक, चलिए आगे मिला लीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा 65 का आंसर मिला लीजिए। 65 का बी हो जाएगा। 66 का ए, 67 का डी, 68 का सी, 69 का डी, 70 का सी, 69 का डी, 70 का सी, 71 का डी, 72 का बी, 71 का डी, 72 का बी, 73 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। 74, 75 और 76। 74 का हो जाएगा आपका ए, 75 का डी, 76 का डी। 74 का ए, 75 का डी, 76 का डी। उसके बाद 77 का आपका हो जाएगा ए, 78 का ए, डी, सी, डी। 78 का ए, 79 का डी, 79 का कितना डी, 80 का सी, 81 का डी। ठीक, 82 का सी, 83 का डी, 84 ए, 85 ए, 86 बी, 87 बी, 88 डी, 89 सी, 88 डी, 89 सी और 90 का आपका हो जाएगा राइट आंसर सी। चलिए 91 देख लेते हैं।
91 का ए, 92 का बी, 91 का ए, 92 का बी, 93 का बी, 94 का सी, 93 का बी, 94 का सी, 95 का बी, 96 का डी, 95 का बी, 96 का डी, 97 का डी, उसके बाद आपका 98 का ए, उसके बाद 99 से मिला लीजिए, 99 का सी, 100 का बी, 99 का सी, 100 का बी, 101 का सी, 102 का बी, 3 का डी, 102 का बी, 103 का डी, 104 का डी, 105 का सी, 104 का डी, 105 का सी, 106 का सी, 107 का डी, 106 का सी और 107 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और 107 का डी, 108। अब देखिए फिर से आ गया साइंस का क्वेश्चन। 108 में देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो अम्ल से कौन सा H2 विस्थापित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Mg। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी पढ़ लीजिए, आपका ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। आपका सक्रियता श्रेणी केमिस्ट्री में चैप्टर है, उसको पढ़ लेने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन जो इस टाइप का पूछा जाता है, किसको विस्थापित करती है, किसको नहीं करती है, तो आपका सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा? नौसादर और नमक के मिश्रण से, नौसादर जो होता है, नौसादर वो ऊर्ध्वपातित तत्व होता है, यानी कि उसको गर्म करने से वो भाप में बदल जाता है, और नमक जो होता है गर्म करने पर भाप में नहीं बदलता है, तो हम लोग इसको ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। प्रोटॉन पर विशेष आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, यानी कि दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। 111 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तुल्यांकी भार और आणविक भार समान किसका होता है? तो NaCl का तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? यानी कि श्वेत फास्फोरस को आप अंधेरे में रख देंगे तो उससे प्रकाश निकलते रहता है, तो किस कारण से ऐसा होता है? तो मंद मंद उसमें ऑक्सीकरण होते रहता है, यानी मंद मंद जलता रहता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? शुष्क सेल में जो है विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर ऑप्शन, जिंक फॉस्फाइड को चूहे का विष कहा जाता है, ये सही है। और यहाँ पर सिल्वर जो आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है, ये सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा, यानी कि इसका ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। ठीक है, और चूहे का विष जिंक फॉस्फाइड होता है। हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, जो हॉर्न सिल्वर है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, यहाँ पर आयोडाइड दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोला जाता है। ठीक है, फिलोस्फर वूल जो है उसको जिंक ऑक्साइड कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड ZnO को जो है फिलोस्फर वूल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये गलत है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 उसको कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का +5 जो 1997 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन री डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, प्रथम हुआ था 1992 में, अब +5 कर देंगे तो 1997 में, +10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2002, और +20 भी हो चुका है, +20 फिर री डी जेनेरियो में हुआ है कब? 2012 में। ऐसे करके इसमें जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसको ऐसे व्यक्त किया जाता है, +5 +10 +20। ठीक है,
आप इसको याद रखिएगा। 92, 97, 2 और 12, यानी कि यहीं से +5 काउंट होगा, +10 काउंट होगा और +20 काउंट होगा। यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका क्रायोजेनिक जो यानी कि ठंड से संबंधित, क्रायोजेनिक मतलब है ठंड से संबंधित, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे देखेंगे? क्या वहां पर जो संकेत होता है, तो उसमें क्या होता है कि आइस कोर जो होता है, आइस कोर, उससे पता चलता है। ठीक है, जलवायु का यहाँ पर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। पॉलिथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। तो पॉलिथीन जो किससे बनी होती है? तो ये जो बनी होती है वो पॉलीमर से बनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो स्थापित किया गया है वो किया गया है मैनचेस्टर में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो संबंधित है वो फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक है न्यूटन। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो है वियना में। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है ओपेक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये हो जाएगा अहिंसा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महागोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कौन? 1870 ईस्वी में महागोविंद रानाडे। याद रखिएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक किस शासक को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? किसकी शासन व्यवस्था जो गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो है सो राजतंत्र मगध में था। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो सर टॉमस रो और हॉकिंस जो है तो जहांगीर के काल में भारत आए थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग करने वाला जो प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया? 1940 ईस्वी में। ठीक है। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए? तो ये बनाया गया था किसके लिए? अछूतों के लिए। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, अछूतों के लिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 ईस्वी में। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वो कहा जाता है किसको? मार्टिन बेहम को। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक जो होती है वो 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट अवसादी चट्टान यहाँ पर नहीं है। क्वार्टजाइट कौन सी चट्टान है? कायांतरित है। कायांतरित चट्टान बोलते हैं क्वार्टजाइट को। कायांतरित चट्टान अवसादी चट्टान के बदलने से जो बनता है उसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, और क्वार्टजाइट जो है वो कायांतरित चट्टान है। लेकिन बलुआ पत्थर बोलिए या लिग्नाइट बोलिए या आप चूना पत्थर बोलिए, सारे यहाँ पर अवसादी चट्टान है, लेकिन ये जो क्वार्टजाइट जो है वो कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? केवल ठोस माध्यम से होकर कौन सी तरंग गुजरती है? तो एस तरंग। जो सेकेंडरी वेव है, द्वितीय तरंग है, वो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? तो अलास्का को रूस से, जो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अलास्का को रूस से अलग करता है।
म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है? तो म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। कामेंग मानस, कामेंग और मानस भी किसकी सहायक नदी है? दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में कौन सा झील नहीं है? तो आपका राइट आंसर पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में है। बाद बाकी जो है सो वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुदी तीनों जो है सो केरल में है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किस का प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास तीनों का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी, बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो भारत में मत देने का अधिकार जो है सो वैधानिक अधिकार है। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो संबंधित है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ है, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी? जिसका राइट आंसर है राज्य विधान सभा में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? तो ये कौन सा अनुच्छेद में ऐसा कहा गया कि 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य किसी भी राज्य के विधानसभा में नहीं हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 में कहा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि BR सहायक का एग्जाम निकालना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफी मेहनत करता हूँ। आज छठ के दिन में भी आपके लिए मैंने मेहनत किया। आप लोग छठ के दिन में भी जरूर सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।